हेलो फ्रेंड्स, क्यूएनए के 13th एपिसोड में आपका स्वागत है। ये क्यूएनए सेशन डीडीए के क्वेश्चंस और उनके रिस्पॉन्सेस पर डेडिकेटेड होगा। काफ़ी सारी क्वेरीज थी गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड, फरीदाबाद रियल एस्टेट से रिलेटेड और डीडीए से रिलेटेड। मैंने डीडीए को प्रायोरिटाइज किया है क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन था हमारे व्यूअर्स के बीच में, तो आई थॉट कि पहले मैं उनको क्लैरिफाई कर दूं और फिर गुड़गांव और फरीदाबाद वाले क्वेश्चंस को मैं पिक करूंगा। अगर आपको प्रायोरिटी पर कोई आंसर चाहिए तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप मुझे रीच कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर कर दूं। और आपकी काफ़ी सारी पर्सनल क्वेरीज भी होती हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीज़ें बदल जाती हैं, तो ऐसे क्वेरीज के लिए मैं कहूँगा कि आप अगेन गूगल फॉर्म्स का ही यूज़ करें। अगर कोई जेनरिक क्वेरी है तो आप यहाँ पर पूछें और मैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देता रहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूँ, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हेल्प भी। तो आज का पहला क्वेश्चन रिश्ते अनोखे जी लिखते हैं, Why 2 BHK not launched within the range of 50 lakhs? DDA doesn't have anything for middle class। देखिए जैसा कि मैंने अपने पिछले क्वेश्चंस में भी कहता आया हूँ कि अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो अपने क्वेरी में अपना नाम मेंशन करना ना भूलें। तो जी रिश्ते जी, जो भी आपने रेट बोला है 50 लाख का, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीडीए से कि इस रेट पर डीडीए कोई प्रॉपर्टी लाए तो आई एम श्योर कि यू आर लिविंग अंडर द रॉक ओनली। ये कहीं से भी फिजिबल नहीं है रेट डीडीए के लिए। लैंड की जो कॉस्टिंग देख लें, उस पर कंस्ट्रक्शन की कॉस्टिंग देख लें, फ्लाई ऐश ब्रिक के साथ मिल रही है आपको चीज़ें, पार्किंग के साथ मिल रहा है, पार्क और छोटी मोटी जो एमिनिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑफर कर रहा है, इतना ओपन एरिया है, तो ये कहीं भी फिजिबल नहीं लगता। ऐसे कंस्ट्रक्शन में आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन दिल्ली एनसीआर, पूरे दिल्ली एनसीआर में 2 BHK, एक अच्छा वाला 2 BHK आपको 50 लैक्स के रेंज में मिलना बहुत मुश्किल है, विद पार्किंग, विद अ गुड कंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छी चीज़ है ये जिस भी रेट पे आई है। नेक्स्ट है शर्मा जी लिखते हैं, हाउ अ मिडिल इनकम ग्रुप पीपल बाई अ प्रॉपर्टी ऑफ 1.5 CR। कहाँ से आते हैं ये लोग? ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तो ये जी जो भी डीडीए की स्कीम है, आई वुड से कि ये नॉर्मल लोगों के लिए ही है। जैसा कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में मिडिल इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास स्टेटमेंट बहुत कॉमन है और हम बहुत लूजली भी यूज़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं मिडिल इनकम ग्रुप टर्म को, बिना ये जाने हुए कि मिडिल क्लास मैं एक्चुअली हूँ या नहीं हूँ, या किस फिनेंशियल स्टेटस के लोग किस क्लास के अंदर आते हैं। तो आपकी सहायता करने के लिए मैं एक बार मिडिल क्लास को रीडिफाइन करता हूँ आप लोगों के सामने, जिससे कि आप एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएँ। तो जी अगर आपकी पर फैमिली मेंबर मंथली इनकम 50,000 रुपीज से कम है तो आप लोअर क्लास में हैं। अगर यही इनकम आपकी 50,000 रुपीज से लेकर के 1 लाख के बीच में है तो आप लोअर मिडिल क्लास हैं। 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में है तो आप मिडिल क्लास हैं। 2.5 से 5 लाख के बीच में है आपकी पर फैमिली मेंबर मंथली इनकम, तो आप अपर मिडिल क्लास में हैं। और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आप हायर क्लास में हैं, राइट। तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। अगर आप इकलौते कमाने वाले हैं, लेट्स से आपकी जो इनकम है, जो क्रेडिट होती है सैलरी, आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ होती है और आपकी वाइफ अर्निंग नहीं है, हाउस हेल्प में है, तो आपकी पर फैमिली मेंबर मंथली इनकम हुई 50,000 रुपीज़, क्योंकि डिपेंडेंट आपके ऊपर एक आपकी वाइफ भी है, तो आप लोअर क्लास में हैं। अगर दूसरा एग्जांपल ले लें कि आप 1 लाख कमाते हैं और आपकी वाइफ 50,000 रुपीज़ कमाती हैं, तो टोटल जो मंथली इनकम आई आपकी 1.5 आई, और इसको आप जब दो से डिवाइड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 75,000 के आसपास बैठता है, तो आप लोअर मिडिल क्लास में हैं। और दोनों लोग 1-1 लाख कमाते हैं, तो मतलब जो आपकी मंथली इनकम आती है वो 1 लाख आती है, तो आप मिडिल क्लास में हैं, राइट।
तो जो भी आप मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये वाली सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं, इससे पहले आप ये सोच लें कि आप किस ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। इससे आप और बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। और आप मेरे स्टेटमेंट पर कहीं ना कहीं एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज कि हम सभी लूजली यूज करते हैं इन टर्म्स को। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दिन में एक यूएसडी से नीचे गुजारा करने वालों को गरीब रेखा के नीचे रहने वाला मानती है। तो आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट के डेटा जो भी हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब ये ईडब्ल्यूएस वाली चीज़ आई कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए डीडीए कुछ करना चाहता है, तो उनके लिए जो फैमिली इनकम रखी गई है वो 10 लाख रुपीज़ एनम पर रखी गई है। तो आप सोचिए कि वो भी मानते हैं कि 50,000 रुपीज़ से कम अगर किसी की मंथली इनकम है एज अ फैमिली, तो वो कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन में आता है, मतलब लोअर इकोनॉमिक सेक्शन में आता है। तो आपको ये मानना चाहिए। अब कहने को तो अश्नील ग्रोवर जी भी अपनी किताब में लिख देते हैं कि वो मिडिल इनकम ग्रुप के आदमी हैं, ऑल्दो एट दैट टाइम ही वाज अर्निंग मोर देन 50 लाख रुपीज़ पर एनम, और उनकी वाइफ भी अर्निंग थी, उनके मदर और उनके फादर भी अर्निंग थे, और अच्छी खासी प्रॉपर्टीज थी, और वो कहते हैं मिडिल इनकम ग्रुप। वो एक्चुअली HNI है अगर देखा जाए तो। अब उस टाइम पर हो सकता है वो हायर इनकम ग्रुप में हो, राइट। तो हम लूजली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। हमें जानना चाहिए कि हम किस इनकम ग्रुप में आते हैं, उसी हिसाब से हम कार खरीदें, उसी हिसाब से हम रेंट्स दें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी यस, आप फूड एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जो लग्जरी वाले एक्सपेंसेस हैं, जैसे कार लेने के जो खर्चे हैं, रेंटल एक्सपेंसेस हैं, आप उसको बहुत ज़रूर कम कर सकते हैं। और आज की डेट में मैंने देखा है रेंटल्स पर भी मैं एक बात बता देता हूँ। मैंने आजकल लोगों को देखा है कि 1 लाख की सैलरी है और कहीं ना कहीं वो 30,000 40,000 रुपीज़ तक रेंटल पे करते हैं। मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे हिसाब से अगर आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है तो आपको 10 से 15,000 या इवन मैक्स टू मैक्स 20,000 के आसपास आपका रेंटल होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं मंथली एक्सपेंसेस, आपके हाउस होल्ड वाले एक्सपेंसेस हैं 30,000 के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट हो जाए। और आजकल लोग रेंटल में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, और उस रेंटल एक्सपेंसेस से दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि वो रह तो 2 BHK में रह रहे हैं, प्रॉपर अच्छी जगह पर रह रहे हैं, बट जब अफोर्ड करने की बारी आती है तो वो 1 BHK भी अफोर्ड नहीं कर पाते। अब अच्छा एक लॉजिकल डिसीजन क्या हो सकता है कि आप किसी कम अच्छे 1 BHK में रह लें, 1 RK में रह लें, जहाँ पर आप मंथली जो रेंटल आप वहाँ पर 15-20 हज़ार ज़्यादा देते, और यहाँ पर आप वो चीज़ सेव कर पा रहे हैं, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक पैसा एक्यूमुलेट कर पाएंगे और आप 1 BHK से अफोर्ड कर पाएंगे 3 BHK या 2 BHK में मूव करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप रेंट पर 2 BHK में रह रहे हैं और अफोर्ड 2 BHK भी ना कर पाएँ, तो ये बैड फिनेंशियल प्लानिंग है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। आपके पैसे जो मेजर पार्ट ऑफ चंक है आपकी सैलरी का, आपकी इनकम का, वो कहाँ जा रहा है। किसी भी ग्रुप में होना, चाहे आप लोअर में हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं, जहाँ भी हैं आप, राइट, मिडिल इनकम ग्रुप में हैं, तो मेरे हिसाब से ये कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपके लिए है तो आपको इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है कि उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना। और जब आप इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व भी कर पाए। हम करते क्या है, हम गलतियां मानते ही नहीं हैं, हम वो कभी मानते ही नहीं है, और जब हम मानते नहीं हैं तो वो सही कहाँ होंगे। फिर आप इसी इनकम ग्रुप में रहने वाले हैं। अगर आप लोअर क्लास में हैं तो आप लोअर क्लास में बने रहेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे अपर क्लास वाले, तो आप और गरीब होते जाएंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, डीडीए पर वापस आता हूँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर वापस आता हूँ। भारद्वाज जी लिखते हैं विच फ्लैट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो जी जितने भी फ्लैट निकाले हैं इन्होंने, HIG वाले हैं, सुपर HIG हैं, MIG हैं, EWS वाले हैं, सारे ही अच्छे हैं मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब डिपेंड्स कि आपकी प्रोफाइलिंग क्या है। सब अच्छा है, अगर आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सब कुछ ले लीजिए। नेक्स्ट है साहिल उत्रेजा जी लिखते हैं विल दोज प्रोजेक्ट बीइंग क्लोज टू शमशान घाट एंड क्रिमेशन ग्राउंड अ कंसर्न। यस साहिल जी, आप ये ध्यान दे लें कि जो प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज है उससे टचिंग क्रिमेशन ग्राउंड नहीं होना चाहिए,
ये वास्तु वगैरह के हिसाब से भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। अगर 3-4 लैंड पार्सल छोड़ करके कहीं ना कहीं वो ग्राउंड या एरिया पड़ता है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप ये ध्यान दे लें कि वो बिल्कुल वॉल टचिंग ना हो। हम सिटीज़ में रहते हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे कि बिल्कुल दूर ही रहें हम वहाँ से, राइट। नेक्स्ट है लॉयल जी हैं, वो लिखते हैं ना तो डीडीए चाहता है कि आम आदमी दिल्ली में प्रॉपर्टी ले और ना ही डीलर और ना ही फाइनेंसर्स। सारे ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स नाले पर हैं या घटिया लोकेशन पर। एमआईजी एंड एचआईजी इतने महंगे हैं कि एमआईजी के प्राइस में 3 BHK सोसाइटी में फ्लैट आ जाएगा द्वारका में, बाकी भूल जाओ। 11 लाख वाले फ्लैट सब नाले पर हैं। तो सर आप चाहते क्या हैं कि 11 लाख वाले फ्लैट जो ऑलरेडी जो ईडब्ल्यूएस वाली चीज़ें हैं वो आपको गोल्फ कोर्स फेसिंग मिल जाएं और जो एचआईजी वाली चीज़ें हैं वो आपको नाले पे फेसिंग मिल जाए। तो ये ईडब्ल्यूएस चीज़ें हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है और प्लीज़ वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड लोकेशन हो तभी वो अफोर्डेबिलिटी भी आ पाती है। डीडीए एचआईजी से एमआईजी से पैसा अर्न करेगा तभी वो ईडब्ल्यूएस में पुट ऑन कर पाएगा और अफोर्डेबल रेट्स पर लोगों को बेच पाएगा। तो ईडब्ल्यूएस वाली लोकेशन मुझे ठीक लगी और नाले वाले की बात सिर्फ और सिर्फ निगेटिव मार्केटिंग है। प्लीज़ आप जाइए, सूखा नाला है, इतना बड़ा कंसर्न मुझे लगता नहीं है और जो कि डीडीए भी कह रहा है कि वो ढक देगा। और मैंने इसको पहले ही वीडियो में बात की हुई है ऑलरेडी। प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देख लें इसे। और एमआईजी वगैरह की आप जो बात कर रहे हैं कि ऐसी एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ में 3 BHK मिल जाएंगे, जो मिल जाएंगे सर तो उनकी कंस्ट्रक्शन उतनी अच्छी नहीं होगी और 20 से 25 साल पुराने हैं। ये हो सकता है 8 से 10 साल बाद, 20 साल बाद रीडेवलपमेंट पे चले जाएं। आपको उन सोसाइटीज़ पर 20 साल के लिए लोन भी नहीं मिलेगा। तो अफोर्डेबिलिटी तो इसकी ज़्यादा बेहतर है, राइट। नई कंस्ट्रक्शन है, मेरे हिसाब से हायर प्राइस पर लॉन्च होनी चाहिए और हुई भी है। बेस प्राइस वगैरह देखें तो 2 CR है एटलीस्ट चार्जेस के लिए और एमआईजी के लिए 1.3 CR है। तो ठीक है जी, रेट्स मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन रेट्स हैं। आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने फिनेंसेस पर काम करना चाहिए जिससे कि आप अफोर्ड कर सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनप्रीत जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, yesterday during registration their server was slow and 3 times money got deducted. Now on 11th when booking starts same will happen and their server will be slow and we won't be able to choose the flat of our choice. It's like same as a e-railway ticket. Property experts like you are guiding us for everything but nothing is of any use if their server gets crashes. So सर जी आपने बात बिल्कुल ठीक बोली है। अगर सर्वर ही साथ नहीं देगा तो हम एक्सपेक्टेड यूनिट वगैरह चूज़ नहीं कर पाएंगे। बट आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट ऑप्टिमिस्टिक रहें। इस बार डीडीए ने एक्नॉलेज किया है और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा क्योंकि जो 25,000 रुपीज़ का जो फ़ी है उसको पे करने के बाद ही लोग इस वेबसाइट पर आ पाएंगे। तो जो ट्रैफिक है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका होगा यहाँ तक आने में। और 24 को क्या हुआ था कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे या जो कैजुअली इंटरेस्टेड थे वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिट दे रहे थे वेबसाइट पर और वो चीज़ स्लो हो गई थी या सर्वर उनका क्रैश कर गया था। इवन आई ट्राइड अ लॉट कि मैं जल्दी से ब्रोशर वगैरह डाउनलोड करूँ और उसको एनालाइज करके इस पर काम शुरू करूँ, बट ऐसा हो नहीं पाया था। बट एनीवेज आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि 11th को ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भी रहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और नहीं होगा, बट आई बिलीव, राइट। नेक्स्ट है जी शर्मा जी लिखते हैं, सर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए द्वारका सेक्टर 14 में एलआईजी कैसा है, पास में भारत विहार भी है। सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैसा है वो कैसा है, बहुत जेनरिक क्वेश्चंस हैं, बहुत वेग भी है मेरे हिसाब से। डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल कि कैसा है कैसा नहीं है। बट ये जो 1 BHKs हैं लिफ्ट वाले हैं, उनका हॉल बहुत बड़ा है। एक बड़ा 1 BHK है, हम इसे छोटा 2 BHK भी कह सकते हैं। तो जो पास्ट में देखा गया है कि एलआईजीज ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया एज कम्पेयर टू एमआईजीज एंड एचआईजीज, तो इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, ये अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें जो इंडिविजुअल हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन का भी बहुत अच्छे से आंसर नहीं किया था। शुड अ पर्सन गो फॉर ईडब्ल्यूएस फ्लैट एंड ऑन द इन्वेस्टमेंट पर्पस इन द्वारका? तो सर जी सेम क्वेश्चन वही है। ईडब्ल्यूएस वाले सेक्टर 14 में फिर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल हर्ष यादव जी।
राइट। ये छोटे हैं सेक्टर 19 वाले, अगर आप इसे इंड्यूस वगैरह के लिए देखना चाहते हैं तो फिर देख सकते हैं। और इस EWS का दिक्कत ये भी है कि ये एज स्टूडियो वगैरह भी नहीं उठ सकता, तो ये दिक्कत है। ये रेंटल में ही जाना है, बहुत अच्छा रेंटल मिलना नहीं है, क्योंकि इनके साथ आपकी रिजर्व कार पार्किंग भी नहीं है, तो वो जेंट्री नहीं आएगी यहाँ पर रहने के लिए। तो आपको सोचना चाहिए लेने से पहले EWS फ्लैट्स। तो जी यस, दिस वाज द रिस्पॉन्स ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है SKRG लिखते हैं इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड और EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। सो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट से काम चल जाना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि इनके क्वेश्चन का आंसर मिल पाए। इससे पहले तो यस EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था EWS वाली चीज़ें लेने के लिए, बट देखते हैं इस बार का रूल एक्चुअली EWS के लिए चेंज हुआ है, तो हो सकता है इनकम सर्टिफिकेट से भी काम चल जाए। बट व्हाट आई सेड कि मैं श्योर नहीं हूँ। अगर कोई श्योर है और DDA के रिप्रेजेंटेटिव से किसी से बात हुई है तो प्लीज़ उसे यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, इट विल बी अ बिग हेल्प। नेक्स्ट है कुमार जी लिखते हैं आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरी ग्रॉस इनकम 10.5 लैक्स है, 85 के इनकम टैक्स कट जाता है, कुल मिलाकर 8.5 के आसपास नेट सैलरी आती है। इस रूल के हिसाब से EWS फ्लैट के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ और LIG फ्लैट के प्राइस बजट से बाहर है। क्या DDA ये क्राइटेरिया ग्रॉस इनकम पर है या नेट इनकम पर लगता है? DDA ने मजाक किया है EWS सर्विस वालों के साथ। तो जी ये आपकी ग्रॉस सैलरी पर लगता है कि आप अर्न कितना कर रहे हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट में आएगा उसके बाद डिडक्ट करने के बाद आपकी नेट सैलरी आती है। तो सर यही रूल है, क्या कर सकते हैं। अब आपकी 10.5 लैक्स की इनकम है, इन हैंड आपका उससे कम है, इसमें आप फंसे हैं। कल को ये लेट से 15 लैक्स का होता ये क्राइटेरिया, तो 15.5 वाला कोई ना कोई ऐसे दुखी हो रहा होता, राइट। तो इसमें किसी न किसी को आना ही था, किसी को बाउंड्री के अंदर होना था, किसी को बाउंड्री के बाहर होना था। दुख की बात यह है कि आप बाउंड्री के बाहर हैं, पर कोई बात नहीं, आप 1 BHK वगैरह देख सकते हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं मेरे हिसाब से। बट इसमें कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उस क्राइटेरिया में लाइन नहीं करते, आप ज़्यादा अर्न करते हैं, इसलिए आप खुश हो सकते हैं। नेक्स्ट खट्टर जी लिखते हैं व्हेन विल DDA लॉन्च सेक्टर 19B HIG एंड SHIG। तो सर 30th से एप्लीकेशन इनवाइट्स स्टार्ट हो चुकी हैं और आई थिंक 5th जनवरी को इनका प्रोसेस स्टार्ट होगा फॉर ऑक्शन। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल 19B वाला अच्छा यूनिट है, स्पेशली 3 BHK HIGs कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारद्वाज जी लिखते हैं फैमिली इनकम कैन यू एक्सप्लेन, आई लिव विद माई फादर एंड मदर एंड माई ब्रदर इन वन हाउस, माई पर्सनल इनकम इज 8 लाख पर एनम, देन आई कैन अप्लाई फॉर EWS और फैमिली इनकम इंक्लूड्स माई फादर एंड ब्रदर्स इनकम टू, प्लीज़ क्लियर इट। इस पर बहुत सारी क्वेरीज आई हैं मेरे पास, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें अगर आप इनका EWS का क्लॉज देखें तो उनका साफ साफ यही कहना था कि फैमिली इनकम विच इंक्लूड्स स्पाउस एज वेल, वो 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लेट से आप अब 2-3 केसेस हो सकते हैं, मैं तीनों केसेस को एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं और आप नॉन मैरिड हैं तो सिर्फ आपकी इनकम कंसिडर होगी, राइट। अगर आप मैरिड हैं और आप इंडिविजुअल या को एप्लीकेंट अपनी वाइफ को बना रहे हैं तो आपकी दोनों लोगों की इनकम कंसिडर होगी। अब अगर आप अपने फादर के साथ एज अ को एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी और आपके फादर की या मदर की या ब्रदर की, जो कोई भी है एज एन को एप्लीकेंट, उनकी कंसिडर होगी। तो जी आपकी और जो को एप्लीकेंट है उनका सम 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप अगर मैरिड हैं तो आपको अपने वाइफ का भी अर्निंग ऐड करना है, ये सारी चीज़ें 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर सिंगल हैं तो बिल्कुल सिंगल अपना सिर्फ अप्लाई करें और अपना लोन वगैरह करा लें, इजीली लोन हो जाएगा आपका EWS पर, किसी को को एप्लीकेंट ना बनाएं। अब अगर को एप्लीकेंट बनाने के बाद भी आपकी फादर और आपकी इनकम 10 लाख रुपीज़ से कम में है तो फिर आप को एप्लीकेंट बना सकते हैं, अपनी मदर को बना सकते हैं। अब अगर आप मदर को बना रहे हैं फॉर एग्जांपल एज अ को एप्लीकेंट, तो फिर आपके फादर की इनकम भी ऐड हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। तो को एप्लीकेंट EWS कैटेगरी में ध्यान से चुनें,
अगर आप लोन वगैरह या फंड्स वगैरह इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं तो प्लीज़ गो विद द इंडिविजुअल एप्लीकेंट। अगर आप को एप्लीकेंट चूज कर रहे हैं तो उनकी फैमिली भी पिक्चर में आ जाती है। अब अगर आप 18 प्लस हैं तो आप इंडिविजुअल मेंबर हैं, आपकी फैमिली फिर आपके माता पिता नहीं है, वो आपकी जो स्पाउस होंगी वो कंसिडर की जाएंगी। जो आपके 18 से कम वाले बच्चे हैं वो आपकी फैमिली कंसिडर किए जाएंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इवन 18 से कम वाला बच्चा भी कमाता है तो एज एन गार्जियन इनकम वो फादर की मानी जाती है, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इससे रिलेटेड बहुत कन्फ्यूज़न है, आई थिंक मैंने इसे क्लियर किया हो। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और भी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू रीच कर सकते हैं। तो चूज योर को एप्लीकेंट wisely, better to go with an individual applicant if you are applying for EWS। और EWS के लिए अगर सेल्फ यूज़ के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं रिटर्न ज़रूर दे जाएगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि EWS वाली चीज़ें EWS डिज़र्व करने वाले लोग ही इसमें जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप PS 8 लाख के आसपास कमाते हैं, आप डिज़र्व करते हैं सर, आप लोअर इनकम ग्रुप में हैं, राइट। इसको एक्सेप्ट कीजिए और काम कीजिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड करने में, जिससे कि आने वाले टाइम में आप और लग्जरियस लाइफस्टाइल जी पाएँ। रादर आप अपने आप को हायर इनकम ग्रुप में कंसीडर करके एक्सपेंसेस आप हायर इनकम ग्रुप के हिसाब से कर लें और गरीब होते जाएं, जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की। तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड अ पर्सन गो फॉर EWS फ्लैट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज इन द्वारका। सर तो EWS ने बहुत हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो आई एग्री कि रिटर्न्स नहीं दिए हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे कि मैंने बोला, मैं चाहता हूँ कि जो EWS के लिए लोग हैं वो ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट अगर आपने पूछा है तो यस आप जा सकते हैं सर, बट रेंटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगेन आई एम नॉट वेरी मच पॉजिटिव और निगेटिव अबाउट इट। ओके है सर। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है इन क्वेश्चंस के अलावा तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेरी जनरिक होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है तो उसके लिए गूगल फॉर्म्स का लिंक है, उसका यूज़ करें। पर्सनल क्वेरीज पूछने के लिए आप अगर कमेंट बॉक्स का यूज़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया हो, आपके जो भी समस्याएं थे उनका समाधान किया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प